नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी क्लास चल रही है बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हमने पढ़ा था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और एक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ, इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, अपना टॉपिक चल रहा है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में हमने पढ़ा व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन को माना जाता है। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन को माना जाता है। डेविड स्टन ने अपनी पुस्तक द करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियर, इसमें व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई जो हम पहले पढ़ चुके हैं। 8 विशेषताएं बताई जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है व्यवहारवाद की विशेषता के बाद में इसकी क्या कमियां रही है। व्यवहारवाद हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे व्यवहारवाद के बाद इसमें क्या कमियां रही है। व्यवहारवाद सबसे बड़ी कमी रही है कि व्यवहारवाद सबसे ज्यादा तकनीक का प्रयोग करता था। किसका? तकनीक या टेक्नोलॉजी। व्यवहारवाद सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था और ये ज्यादा वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया। व्यवहारवाद ने सबसे ज्यादा तकनीकी का प्रयोग किया और इसने वैज्ञानिकता को बढ़ावा दिया, अर्थात इसने मूल्य, संस्कार, रीति रिवाज जो समाज के आवश्यक अंग, इनकी अवहेलना की। इस कारण व्यवहारवाद की जगह एक नया तकनीक आया, उसका नाम है उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जिसने डेविड स्टन के द्वारा ही लाया गया। जो व्यवहारवाद में कमियां रही है, उन कमियों को दूर करने के लिए डेविड स्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद लाया। अर्थात डेविड स्टन कहता है कि जो व्यवहारवाद में कमियां थी, उसको सुधारने के लिए डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद लाया। अर्थात व्यवहारवाद की जितनी कमियां और जितनी खामियां थी, उनको सुधारने के लिए डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को वर्तमान समय में लाया। इसने क्या किया कि मूल्य और वैज्ञानिकता या कह दो तथ्य, इसने मूल्य और तथ्य दोनों को एक माना था। दोनों का समन्वय या मिश्रण, इन पे बल दिया। जब हम राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत की तो राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा, एक परंपरागत और एक आधुनिक। जो परंपरागत था वो केवल मूल्य पे बल देता था और जो व्यवहारवाद था वो केवल तथ्य पे बल देता था। डेविड स्टन को मालूम चला कि केवल तकनीकी, इनसे कुछ नहीं होता। जब तक संस्कार, मूल्य, नैतिकता ये खत्म हो जाएगी तो टेक्नोलॉजी कहीं काम में नहीं आएगी। तो डेविड स्टन ने मूल्य और तथ्य दोनों को मिक्स करके उत्तर व्यवहारवाद प्रयोग में लाया। अर्थात व्यवहारवाद का ही अगला चरण है उत्तर व्यवहारवाद। एक वैज्ञानिक है या कह लो राजनीति के विद्वान है माइकल हेस, ये नाम याद रखना, माइकल
माइकल हेस एक राजनीतिक विद्वान है माइकल हेस। इसने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अब ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है? ये द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है? माइकल हेस ने उत्तर व्यवहारवाद के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या होती है? द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए इस चित्र के द्वारा हम द्वंद्वात्मक पद्धति को समझेंगे। माइकल हेस ने उत्तर व्यवहारवाद के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। अब द्वंद्वात्मक पद्धति को हम इस चित्र के द्वारा या इस त्रिभुज के द्वारा समझेंगे। तो उत्तर व्यवहारवाद में ये कैसे प्रयोग हुआ? सबसे पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आया। इसने केवल मूल्य पे बल दिया, वैज्ञानिकता को अपनाया नहीं। इस परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बाद में व्यवहारवाद आया, क्योंकि जब परंपरागत ने केवल मूल्य नैतिकता इस पे बल दिया तो इसके फलस्वरूप व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद केवल वैज्ञानिकता पे बल दिया। इसी व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद आया। उत्तर व्यवहारवाद आया। अब परंपरागत में केवल मूल्य पे बल दिया जाता था। किस पे बल दिया जाता था? मूल्य पे। व्यवहारवाद ये टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिकता या कह दो तथ्य पे बल देता। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य इन दोनों पे बल दिया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य इन दोनों पे बल दिया। माइकल हेस ने उत्तर व्यवहारवाद के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। द्वंद्वात्मक पद्धति कौन सी होती है? मूल्य, तथ्य, मूल्य और तथ्य का मिश्रण। अब परंपरागत में मूल्य, ये जो सबसे पहले वाला स्टेज है, 1 नंबर 2 और ये 3, इस पहले वाले स्टेज को माइकल हेस ने द्वंद्वात्मक पद्धति में वाद का नाम से संबोधित किया। इसको क्या कहा? वाद। जो दूसरा स्टेज है उसको कहा प्रतिवाद। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइकल हेस की द्वंद्वात्मक पद्धति को समझो। तो माइकल हेस ने पहले स्टेप को वाद कहा, दूसरे स्टेप को प्रतिवाद कहा और तीसरे स्टेप को संवाद कहा। तीसरे स्टेप को संवाद कहा। तो माइकल हेस के अनुसार द्वंद्वात्मक पद्धति वाद के बाद प्रतिवाद और प्रतिवाद के बाद में संवाद। तो ये क्रम के हिसाब से द्वंद्वात्मक पद्धति है। माइकल हेस ने ये उत्तर व्यवहारवाद के लिए प्रयोग किया। माइकल हेस ने उत्तर व्यवहारवाद के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जो इस प्रकार है: वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद में माइकल हेस ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को रखा, जो मूल्य पे बल देता था, जबकि प्रतिवाद में उसने व्यवहारवाद को रखा, जो तथ्य पर बल देता है, जबकि संवाद में माइकल हेस के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद जो तथ्य और मूल्य पे बल देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद आया। व्यवहारवाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद आया। ये उत्तर व्यवहारवाद की सिर्फ कमियों को दूर करने के लिए आया, इसकी जगह लेने के लिए नहीं आया। जबकि इससे पहले हम पढ़े थे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। ये परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जगह ली थी व्यवहारवाद ने, लेकिन व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद ने नहीं ली। उत्तर व्यवहारवाद की कुछ कमियों
को सुधारने के लिए आया। तो ये क्रम याद रखना, राजनीतिक सिद्धांत में पहले परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, फिर व्यवहारवाद, फिर उत्तर व्यवहारवाद। ये कुछ ये क्रम है, स्टेप ये याद रखना। इसके बाद में है व्यवहारवाद की, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। इसके बाद में है उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं। हमने व्यवहारवाद की विशेषताएं पढ़ी, हमने व्यवहारवाद की विशेषताएं पढ़ी। तो व्यवहारवाद की डेविड इस्टर ने 8 विशेषताएं बताई। व्यवहारवाद की डेविड इस्टर ने 8 विशेषताएं बताई। इन्हीं विशेषताओं को डेविड इस्टर ने बौद्धिक आधारशिला कहा। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बौद्धिक आधारशिला किसे कहा जाता है। बौद्धिक आधारशिला किसे कहा? व्यवहारवाद की विशेषताओं को ही डेविड इस्टर ने बौद्धिक आधारशिला नाम से संबोधित किया। बौद्धिक आधारशिला के नाम से संबोधित किया। किसने किया? डेविड इस्टर ने। डेविड इस्टर कौन था? ये व्यवहारवाद के जनक है। व्यवहारवाद के जनक डेविड इस्टर, जिसने व्यवहारवाद की 8 विशेषता बताई, जिसको बौद्धिक आधारशिला कहा जाता है। इसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए आया। तो सबसे पहले डेविड इस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई। डेविड इस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई, जो इस प्रकार है। इसने पहली विशेषता बताई तकनीकी से पूर्व साफ। तकनीकी से पूर्व साफ। डेविड इस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की पहली विशेषता बताई तकनीकी से पूर्व साफ। दूसरी सामाजिक परिवर्तन। दूसरी विशेषता सामाजिक परिवर्तन। और तीसरी सामाजिक समस्याओं का निदान। सामाजिक समस्याओं का निदान। सामाजिक समस्याओं का निदान। डेविड इस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता बताई, जबकि व्यवहारवाद की 8 विशेषता। जो उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषता उसमें कारण है तकनीकी से पूर्व साफ, दूसरी विशेषता है सामाजिक परिवर्तन, तीसरी है सामाजिक समस्याओं का निदान, और चौथी विशेषता है तथ्य और मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका। अर्थात डेविड इस्टर ने कहा कि मूल्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डेविड इस्टर कहता है कि मूल्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हमें मूल्य को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद में अगली विशेषता है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। अगली विशेषता है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। और इसके बाद में अगली विशेषता है कर्म विज्ञान। अगली विशेषता जो छठी विशेषता बताई है कर्म विज्ञान। और अंतिम विशेषता राजनीति का व्यवसायीकरण। राजनीति का व्यवसायीकरण। डेविड इस्टर ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई, जिसमें पहली विशेषता
तकनीकी से पूर्व सार। डेविड स्टर्न कहता है कि हमें तकनीकी से पहले, टेक्नोलॉजी से पहले सार पर, उद्देश्य पर, इस पे ध्यान देना चाहिए। हमें केवल वैज्ञानिकता पे ध्यान नहीं देना चाहिए, सार, उद्देश्य, इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमारे उद्देश्य ही नहीं होंगे तो टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिकता में घुसे रहने से कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर हमारे उद्देश्य सही नहीं रहेंगे तो तकनीकी से पूर्व सार ये महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अगली विशेषता बताइए, सामाजिक परिवर्तन पर बल। डेविड स्टर्न कहता है कि हमें समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। जो समाज चल रहा है, जो समाज जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा में हमें भी चलना चाहिए। अर्थात समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में सामाजिक समस्याओं का निदान। डेविड स्टर्न कहता है कि हमें जो समाज में समस्याएं हैं जैसे आतंकवाद, महिलाओं के साथ अत्याचार, इन सभी समस्याओं का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर हम इन समस्याओं का ध्यान नहीं रखेंगे तो समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। इसके बाद बताएं मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका। जब परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आया, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत केवल मूल्य पे बल देता था, लेकिन व्यवहारवादी केवल तथ्य पे बल देने लगा। तो उसके चक्कर में उत्तर व्यवहारवादी ने मूल्य को भी महत्वपूर्ण भूमिका में रखा। उत्तर व्यवहारवादी ने मूल्य को भी महत्वपूर्ण भूमिका में रखा। इसके बाद में है बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका। और अगली विशेषता है धर्म विज्ञान और अंतिम विशेषता है राजनीति का व्यवसायीकरण। उत्तर व्यवहारवादियों ने ये 7 विशेषता बताई, इसको इसी क्रम के हिसाब से याद रखनी है। पहली विशेषता जो 1 नंबर पे उसको 1 नंबर पे याद रखनी है, आगे पीछे करना है कि एग्जाम में अगर विशेषता याद हो और आगे पीछे लिख दिया तो ट्यूशन के नंबर बढ़ सकते हैं। कर्म विज्ञान, उत्तर व्यवहारवादी कहता है कि हमें कार्य पे ध्यान देना चाहिए, कर्म विज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए, राजनीति का व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। राजनीति व्यवसायीकरण करना चाहिए, अर्थात राजनीति को ऐसे व्यवसाय से जोड़ना चाहिए ताकि जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको भी व्यवसाय मिल सके। ये उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं थी, उत्तर व्यवहारवाद की कुछ विशेषताएं थी।